विल सी हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, आपने रेजोनेंस पढ़ लिया। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या फ़र्क है ये सभी को आई होप पता होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी? चलो मैं In resonance, movement of pi electron or lone pair is not, and in mesomeric, the movement of electron is fixed. ओके, नॉट फिक्स एंड द फिक्स, ओके यस। तो उनका जो बोलने का मतलब था कुछ ऐसा है कि डायरेक्शन का खेल है। अगर आपके पास डायरेक्शन मालूम है, ठीक है, डायरेक्शन इज नोन, तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको डायरेक्शन के बारे में अंदाज़ा नहीं हो, रैंडमली घूम रहा है, जैसे बेंजीन है। अब बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ये क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। तो इस तरह जो भी होगा इसे रेजोनेंस कहा जाएगा। अब रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर गेट्स डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये दो चीज़ों का डीलोकलाइजेशन होता है, तो ये आप दिमाग में फिट करके रख लीजिए। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने जो मुझे बताया था कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, याद आ रहा है किसी को? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन? यस टेल मी। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद आ रहा है? टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, मिथाइल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? Tertiary, secondary, primary, and methyl. वेरी गुड कीर्तना। तो जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की है, फिर प्राइमरी की है, फिर लास्ट में मिथाइल कार्बोकैटायन आता है। अच्छा, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या रीज़न दिया था? मैंने बोला था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। यस और नो? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन कुछ इस प्रकार बन जाता है। अब जो बीच वाला कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसको इलेक्ट्रॉन का जो कमी है वो मिथाइल पूरा कर रहे हैं, ऊपर से दे रहा है, नीचे से, राइट लेफ्ट। तो ये तीन लोग उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कौन से इफेक्ट के थ्रू दे रहे हैं? देयर इज सम इफेक्ट, सो द इफेक्ट इज हियर इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव की वजह से टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा ठीक है, मैंने बताया था। और लॉजिकल रीज़न मैंने ये भी दिया था कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, ये कार्बन जो है सेंटर वाला, ये करीब है इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो चुके हैं। तो मिथाइल ग्रुप का काम आपको पता ही है, ये क्या करता है? इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो उसको मिलेगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को दो और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट एंड सॉरी नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड द बेकर-नाथन इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस। हॅलो हाँ हाँ, यस। सर, तुम्ही जे लिहिताय ना ते दिसत नाही त्याच्यावर. अच्छा हा आता दिसतंय. अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो नेटवर्क कहीं थोड़ा स्लो रहेगा, इसके लिए थोड़ा ओके ओके। ओके, नो प्रॉब्लेम. हाँ, so hyper I am writing again here, hyper conjugation दिख रहा है ना? मैं जो भी लिख रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? Yes, sir. हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बेकर-नाथन इफेक्ट।
नाउ रेजोनेंस में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कंसेप्ट आया समझाने के लिए, मतलब व्हाट वाज द ड्राइविंग थिंग फॉर डिस्कवरी ऑफ रेजोनेंस। तो वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि बेंजीन के अंदर जो है डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड भी होता है, लेकिन हमको ना तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मिलता है ना तो सिंगल बॉन्ड का मिलता है। हमको यहाँ पे मिल रहा था 139 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ। तो ये 139 पिकोमीटर आया किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से आया। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कुछ वैसा ही चीज़ होता है। जैसे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके आगे सी है और यहाँ पे लगा दिया आपने हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, दिस इज द डबल बॉन्ड, 2 मतलब डबल बॉन्ड एंड 1 इज अ सिंगल बॉन्ड। तो अगर किसी ने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मेजर करना चाहा और डबल का मेजर करना चाहा तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 154 पिकोमीटर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए 131 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर है, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाती है, ना तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आ रहा है। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, हियर ऑल्सो न्यू बॉन्ड लेंथ इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व। तो इसके पहले तो हम लोगों ने रेजोनेंस लेके समझा दिया हाँ कि ये जो हो रहा है ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो आप यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ द टर्म रेजोनेंस हियर फॉर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया वो यूज़ किया हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर-नाथन इफेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है ये हम लोगों को समझना है। अब मैं पहले ये समझाने की कोशिश किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों हॅलो पिक्चर में सर, आया। हाँ बोलिए। तुम्ही काय तर लिहिताय का त्याच्यावर? कारण काय तर पूर्ण ब्लर झालंय आता. काही दिसत नाही स्क्रीन. हाँ सब लोगों को दिख रहा है क्या? पूरा ब्लर्ड है क्या स्क्रीन? नहीं सर एकदम बरोबर नहीं है सर। सर दिख रहा है नहीं सर बराबर ओके ओमकार, आपका नेटवर्क शायद थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड द बेकर-नाथन इफेक्ट, व्हाई दिस केम इनटू द पिक्चर, वो जरा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करने को गया हम लोग तो इसके अंदर ना तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आया ना तो सिंगल बॉन्ड का आया। द सेम थिंग विच वॉज हैपनिंग इन द बेंजीन, द सेम ऑब्जर्व्ड हियर। तो ये समझाने के लिए वो लोगों ने नया टर्म लेकर आया, दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें हो क्या रहा है ये समझना है, ठीक है। अब इधर देखिए, मैं थोड़ा सा एक दूसरे कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ CH4 मीथेन, अभी मीथेन गैस बनाने के लिए व्हाट वी नीड कार्बन एटम, वी नीड कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन गैस बोल सकते हो। अब ये दोनों को जब आपस में कंबाइन करवाओगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? मीथेन गैस मिलेगा। अच्छा, अब एटम कंबाइन नहीं करता है, उसका इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है। जब आप दो चीज़ों को आपस में भिड़ा दोगे तो उसके एटम तो बोल रहे हैं एटम कंबाइन कर, बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, हमारे रहने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक स्पेस बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और दिस इज कॉल्ड एज अ शेल। ये आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा। पहला शेल है फर्स्ट, ये न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ओके। सो ऑर्बिट है मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, मान लीजिए कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा तो एक्चुअली उसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहा है। तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक अपना पर्टिकुलर स्पेस है, रहने का जगह है, उसको हम लोग बोलता है सबशेल। क्या बोलता है? सबशेल। शेल के अंदर सबशेल होता है, ये आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर है उसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर घुस रहा हूँ सो दैट मुझे जो समझाना है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए,
तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मीथेन गैस है वो बनाने के लिए आपको कार्बन एटम लगता है और हाइड्रोजन गैस लगती है। तो कार्बन एटम और हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है सबशेल में होता है। कहाँ होता है? सबशेल। हमारे पास एस, पी, डी, एफ ऐसे सबशेल होते हैं। ये आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। अब एस का जो अपना शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल, ऐसा गोला रहता है, बीच में न्यूक्लियस रहेगा, गोल रहेगा। पी सबशेल जो होता है वो थोड़ा सा होता है डंबल के जैसा, एक लोब ऊपर रहता है और एक लोब नीचे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ पी सबशेल, इट इज लाइक दिस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन और एक नीचे की तरफ ऐसा रहता है। अच्छा, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब आप बोलते हो कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन का एक अपना लोकेशन होता है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट के अंदर है। अब ऑर्बिट के अंदर जैसे कि मैंने बोल दिया सबशेल होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा स्कूल में कुछ इस प्रकार 2,4 पढ़ा होगा। बट ये 2,4 को अभी हम लोग एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा और डिटेलिंग में घुसेंगे। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास एक आता है ऑफबॉ प्रिंसिपल। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में थोड़ा कुछ डिस्कस किया होगा तो ये नाम सुना है ऑफबॉ प्रिंसिपल का? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अभी ऑफबॉ प्रिंसिपल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को आप किस तरह से रख सकते हो। तो उसको रखने के लिए 1s2 2s2, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया पहले में, दूसरे में 2 आ गया, अभी 2 बचा है, तो 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अभी ये क्या करेगा? दूसरे किसी एटम के साथ में कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ में कंबाइन करेगा। अब हाइड्रोजन गैस के पास कितना होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है बोलो? 1s1 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1। ओके, तो अभी क्या होगा कि कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, कभी भी ना बॉन्ड बनाना होता है तो वो बाहर का जो शेल होता है ना वो जाता है, अंदर वाले लोग नहीं जाते, बाहर के लोग जाते हैं। तो बाहर यहाँ पे कौन सा है? 2s2 और 2p2, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये पहला शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरा शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आपने जो लिखा था ना, 2 पहले शेल में जाएगा, 4 दूसरे शेल में जाएगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4। तो अभी क्या होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और इस चारों के साथ में पेयरिंग कर लेगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब 4 हाइड्रोजन का एटम आएगा। तो इधर देखिए, ये जो आपने ऊपर लिखा है 2s2, तो ये 2s2 ऐसा हो जाता है, और ये 2p2 में ये ऐसा होता है, एक ऐसा जाता है, एक ऐसा जाता है। ये भी आप पढ़ेंगे, ये ऊपर से जाता है तो टेंशन मत लेना। मेरे को जो समझाना है मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। सी, अभी इसको जो है ना 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो 4 हाइड्रोजन आएगा तो इधर पे 4 लोग है ना सिंगल सिंगल होने चाहिए, तब जाके वो पेयरिंग करेगा। तो ये एक उठा के इधर भेज देता है, तो हमको 4 डब्बे जो हैं वो सिंगल सिंगल मिल जाते हैं। एक ऐसे हो गया और ये 3p हो गया। ठीक है, 3p हो गया। तो ये दोनों आपस में मिक्स कर लेते हैं और 4 हाइड्रोजन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके एक एक डब्बे में घुस जाएगा। एक इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया, चौथा। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, अब मैं मेरे कंसेप्ट के ऊपर जाता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। अब मैंने जितना स्क्रीन के ऊपर लिखा है आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर। हाँ बोलिए। सर आप कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं न्यू हूँ। अच्छा, आप न्यू हो, टेंशन मत लो बेटा। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। नाउ स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Yes. अभी मुझे जो यस है वो बताना है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ओरिजिन था वो किसकी वजह से आया वो तो मैंने सबको समझा दिया। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए
मैं अगर स्टेटमेंट लिख दूंगा तो बच्चे को ऊपर से जाएगा, तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख के उसको एक्सप्लेन करूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन involves overlap of p orbital। ठीक है, अब किसका ये ओवरलैप होता है? जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये एटम C बॉन्ड H बॉन्ड दिस C डबल बॉन्ड C, और ये H और ये H है। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक्चुअली ऐसे रहता नहीं, ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक डॉटेड लाइन आ जाती थी। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरा यहाँ से कार्बन नंबर 1, 2 और 3 के बीच में घूम रहा है, टू एंड फ्रो। एक के पास जा रहा है, फिर 3 के पास जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इस घूमने की वजह से क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड का करेक्टर है और जो सिंगल बॉन्ड का करेक्टर है, दोनों गायब हो जा रहा है। ना तो डबल बॉन्ड आ रहा है, ना तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाता है। अब कहीं पे भी घुस नहीं जाएगा वो, उसको हम लोग एक्चुअली ऑर्बिटल बोलते हैं। तो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये जो कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ में, तो इसका पी ऑर्बिटल सामने वाला जो ये बॉन्ड, ये पी ऑर्बिट, ये पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो जरा समझ लेते हैं। पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो पी ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग होता है। ये पी ऑर्बिटल, लैटरल मतलब हेड टू हेड, आमने सामने लोग ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे हमको मिलता है पाई बॉन्ड। तो देखो, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो वो जो पाई बॉन्ड बनता है वो लैटरल ओवरलैपिंग करके मिलता है। लैटरल मतलब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है। तो ये जो उसके बगल वाला है, ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये सीधा यहाँ से जम मारता है इसके अंदर। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, सी बॉन्ड एच। सी बॉन्ड एच का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सी बॉन्ड एच का जो सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज मूविंग इनटू vacant, or I can say that non-bonding p orbital। अभी हो क्या रहा है यहाँ से कि ये जो C बॉन्ड H का था सिग्मा बॉन्ड, वो सीधा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जा रहा है फिर आ रहा है, तो उसी की वजह से सिंगल बॉन्ड का भी करेक्टर नहीं आ रहा और डबल बॉन्ड का भी करेक्टर नहीं आ रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक दो और एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा। कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो ईजी है। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो 3 सिस्टम दिखाते हैं। 3 सिस्टम मतलब 3 लोग दिखाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज शोन बाय 3 सिस्टम। अब ये 3 सिस्टम कौन कौन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा या नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएगा? तो सबसे पहला सिस्टम आता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। दूसरा जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा ना, वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। एंड थर्ड, फ्री रेडिकल। तो ये 3 लोग जो है हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए एलिजिबल हैं, बाकी चौथा कोई नहीं आता है। तो अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होने वाला है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब कि 2 एडजेसेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। मेरा इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इनटू vacant non bonding
p ऑर्बिटल, तो वो वहां से जाएगा और रिटर्न आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए, अगर कोई पूछे एग्जाम में व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, यू आर सपोज टू से इट इज नथिंग बट अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इनटू वेकेंट नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल। तो वही मैंने समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया था। तो अभी 3 डायग्राम मैं बनाऊंगा। देखो ये कार्बोकैटायन है, then I will have here कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है C और H का, और ये जो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और घूम के आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आपका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड में भी दिखेगा। तो डबल बॉन्ड में कैसे दिखेगा, डबल बॉन्ड में उसके नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल में जाएगा। नॉन बॉन्डिंग को हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल रहेगा और इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूमेगा और रिटर्न आ जाएगा। अब इसमें कैसा था कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, किसमें, कार्बोकैटायन में, लेकिन इसके पास p ऑर्बिटल है और इसके पास वेकेंट एंटी बॉन्डिंग का p ऑर्बिटल है। अब ये एंटी बॉन्डिंग क्या होता है ये सब धीरे धीरे आगे सीखने वाले हो आप लोग। फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द वेकेंट नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, उधर जाने का और आने का। अब ये 3 लोग दिखाने के लिए एलिजिबल होते हैं, कार्बोकैटायन दिखा सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा सकता है और फ्री रेडिकल दिखा सकता है। ओके, तो जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं 2 और एग्जांपल दूंगा, फिर आगे वाले कंसेप्ट पे बढ़ूंगा। डन, यस नाउ देखिए, जब आपको मैंने बताया था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपने एक रीजन दिया कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है स्टेबलाइज करने का। तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट अभी तक आपने सीखा था वो सीखा था इंडक्टिव इफेक्ट का। तो अभी आप इसी के अंदर क्या कर देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा दीजिए। तो जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है या फिर आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो स्टेबल क्यों हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ में वहां पे एक नया इफेक्ट भी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए सबसे पहली बात, ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो काउंट करने का। अल्फा हाइड्रोजन बच्चा बोलेगा ये क्या होता है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, और उसके बगल में जो कार्बन है, उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन जो है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं हम लोग, और ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो इसके पास मिला के कितना अल्फा हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हुआ, 9 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। अब ये कार्बन के बगल में कितना कार्बन है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहता है ना वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, तो और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो दिखाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर 9 अल्फा है, यहाँ पर 6 अल्फा है और ये 3 अल्फा है। तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हमारे पास 2 रीजन है बताने के लिए, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। सो इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों इफेक्ट जो हैं कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये एक्चुअल रीजन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, इसका एक्चुअल रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लॉजिकल रीजन मैंने यही दिया था कि वो
इलेक्ट्रॉन पुअर है तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है, लेकिन किस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो मैंने अभी लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप यहाँ पे पॉइंट सबको क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखिए आपको ऐसा कुछ एग्जांपल दिया है, मान लीजिए अभी ये दोनों में से वो बोलेगा कि हाईली स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, हाईली स्टेबल कंपाउंड कौन सा है वो हमको बताना है। तो देखिए पहले वाले कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4, पहले वाले का कंपाउंड का नाम है ब्यूटोइन और दूसरे वाले कंपाउंड का नाम है 1 2 3 प्रोपटोइन। अब वो बोलेगा ब्यूटोइन ज़्यादा स्टेबल है कि प्रोपटोइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम है ये। तो अभी क्या करो, जो डबल बॉन्ड है ना उसको बॉक्स में रख लो, ये डबल बॉन्ड है इसको मैंने बॉक्स में रख लिया। अब बॉक्स में रखने के बाद उसके बगल में जितने भी कार्बन है ना उसको अल्फा कर दो। ऊपर एक कार्बन है अल्फा, ये भी एक कार्बन है अल्फा, ये हाइड्रोजन है इसको छोड़ दो, ये हाइड्रोजन इसको छोड़ दो। अब अल्फा कार्बन कितना दिख रहा है आपको, बोलो? 6 अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन 2 है, हाइड्रोजन उसको 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यस यस सर। सो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा ना वो स्टेबल ज्यादा होता है। अभी इसके ऊपर आ जाओ, इसके पास कितना अल्फा कार्बन है ये पहले बताओ। 1 वेरी गुड, 1 हाँ 1 अल्फा कार्बन एंड इट इज हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 है। 3 इट इज हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मेरे को बोलो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, ब्यूटोइन की प्रोपटोइन? Butane. तो ये एक सीईटी का क्वेश्चन है, आपको आ गया अभी नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन वाज द रीजन व्हिच वाज मेकिंग ब्यूटोइन टू बी मोर स्टेबल देन प्रोपटोइन। अच्छा इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लास्ट एग्जांपल देके मैं आयु पैक के ऊपर जाऊंगा। यस आगे बढ़ूं? Yes. यस सर। चलो अभी मैं 3 एग्जाम्पल एक साथ लिखूंगा और आपको मेरे को बताना उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। देखिए फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। This is A, this is B, this is C. Now everyone will try to solve this. Which one is a highly stable, then मीडियम स्टेबल? हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल। पहले मेरे को बोलो अल्फा हाइड्रोजन किस? 4 ये है। हाँ वेरी गुड। सो यू टेल मी ये वाले के पास कितना अल्फा कार्बन है? सर इसके पास 9 है। 3 अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 9 अल्फा कार्बन। 9 अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। व्हाट अबाउट द बी ऑप्शन? सर इट हैज 12 हाइड्रोजन 12 hydrogen. वेरी गुड, 12 अल्फा हाइड्रोजन एंड 4 अल्फा कार्बन। हाँ अपने को मतलब अल्फा हाइड्रोजन से ही मतलब है, कार्बन से मतलब नहीं है। वी वांट ओनली द अल्फा कार्बन। नाउ व्हाट अबाउट अल्फा हाइड्रोजन? वी सी ऑप्शन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है?
Six. It's alpha. हाँ, so what is the stability order? सबसे Sir, ज्यादा स्टेबल sir, B is greater than A and A is greater than C. वेरी गुड. दिस इज ऑल्सो द नीट का क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिलते हैं. तो ये आपने जज कर लिया या क्रैक कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. ठीक है. अब हम लोग जो है आयुपैक नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे. ओके, स्टार्ट करूँ मैं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पहले मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप बता देता हूँ, उसका प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, फिर मैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर जाऊँगा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. फंक्शनल ग्रुप. and its prefix or suffix. अब ये बच्चा बोलेगा सर प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. देखिए, फैमिली ऑफ कंपाउंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. मतलब अभी मीथेन जो होती है ना वो गैस होती है, CH4 जो है वो गैस है, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं उसकी जगह पे OH लगा दूँ तो वो हो जाएगा मीथेनॉल. अब ये मीथेनॉल गैस नहीं है, ये लिक्विड हो गया. ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया. अभी इथेन गैस है, उसके अंदर OH लगा दिया तो इथेनॉल हो गया. अभी इथेन गैस को कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन इथेनॉल को भी हम पी सकते हैं. तो प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है बिकॉज ऑफ 1 और 2 एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. नाउ फैमिली ऑफ कंपाउंड तो हमारे पास जो सबसे टॉप में फैमिली जाती है वो आती है कार्बोक्सिलिक एसिड. वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसका जो स्ट्रक्चर है, फिर प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में. नाउ स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार हो जाता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH. अगर आप इसको पहले एज ए प्रीफिक्स मानते हो, ये जस्ट मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, इसका अभी एप्लीकेशन मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो शायद ये ऊपर से जा सकता है. सो इट इज़ अ कार्बोक्सी इज एज अ प्रीफिक्स, और सफिक्स इसको हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड. इसको जस्ट आप कॉपी ऐसे करिएगा, इसका एग्जाम्पल जब मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारे को मिलता है फैमिली ऑफ कंपाउंड में एल्डिहाइड. एल्डिहाइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो. क्या लिखते हैं? ऑक्सो. और ये हो जाता है सफिक्स में L. एल्डिहाइड के बाद हमारे को मिलेगा कीटोन. कीटोन में दोनों तरफ R आ जाता है, C डबल बॉन्ड O, राइट में भी R लेफ्ट में भी R. इसका भी प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, और इसको सफिक्स लिखते हैं ओन. आफ्टर कीटोन वी हैव एन अल्कोहल. अल्कोहल ROH, इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं. एंड देन ऑल. फिर अल्कोहल के बाद हमको मिलता है अमाइन. अमाइन कुछ इस प्रकार होता है, R बॉन्ड N. ये अब इसमें प्राइमरी अमाइन आता है, सेकेंडरी अमाइन आता है. मतलब RNH2 रहेगा तो उसको अमाइन बोलते हैं. अब H की जगह पे आप कुछ भी लेकर आ सकते हो. तो इसका प्रीफिक्स होता है अमाइनो और सफिक्स होता है अमाइन. ठीक है. इसी प्रकार हमको मिलेगा एल्कीन, हमको मिलेगा अल्काइन, हमको मिलेगा ईथर. तो वो सब भी मैं डिस्कस करता हूँ. इतना स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है उसको ज़रा नोट डाउन करिएगा आप लोग. नाउ अगर हमारे को मिल जाए ईथर, मान लेते हैं
तो ईथर का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ईथर को हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी लिखते हैं, ईथर को होल्ड करते हैं एल्कीन एंड अल्काइन। ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन को हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मानते हैं, अल्काइन को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मानते हैं। अब एल्कीन और अल्काइन के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, नो प्रीफिक्स। और एल्कीन के लिए जो होता है वो इन हो जाता है और आइन हो जाता है फॉर अल्काइन। ये आपने स्कूल में पढ़ा है 10th में, यू ऑल हैड डिस्कशन ओवर दिस, ठीक है? यस और नो? Yes. हाँ, अभी हम लोग जो है एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे आयुपैक नेम कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द मैंने लिखे हैं, इसमें और भी बहुत सारा लिस्ट लंबा है तो उतना मैं एक साथ डिस्कस नहीं करूँगा, पहले फंडामेंटल को कवर करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बढ़ूँ आगे? सर रुको। ओके ठीक। चलिए, अब जो है आयुपैक नेम लिखने का कुछ नियम कायदा है, रूल्स फॉर आयुपैक। तो इसका जो सबसे पहला नियम ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसका पहला लाइन यही दिमाग में रखना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको उसको सबसे लंबी चेन है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन जरा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 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 OH दिया है। तो जब आप आयुपैक नेम लिखते हो ना तो आपके पास चार चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। एक होता है रूट वर्ड, दूसरा होता है प्रीफिक्स सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। ठीक है, रूट वर्ड आपको ये बताता है कि इसके अंदर हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये जो है आपका रूट वर्ड का काम है। सफिक्स 1 ये बताता है कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बताता वो। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स 2 बताएगा अबाउट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप। अगर एसिड है तो उसके नाम के एंड में ऑइक लगेगा, अल्कोहल है तो उसके नाम के एंड में हम लोगों ने ऊपर जैसे लिखा ना, अल्कोहल के लिए क्या लिखा था सफिक्स? ऑल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ओन। ओके, तो अब जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है उस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसके पास कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है। सो यू कैन सी हियर दिस इज हैविंग टोटल हाउ मेनी एटम्स? कैन एनीवन टेल मी? There are how many carbon atoms you can see here? 4. 4 Very good. So there are 4 carbon atoms. अब बच्चे को माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर नंबरिंग कहाँ से करें, राइट से करें कि लेफ्ट से करें? रूल नंबर 1 तो आपने अप्लाई कर लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है गिव नंबरिंग
give lowest possible number. To functional group and a locand या बोलो या ब्रांच बोलो. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा जो है लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेगा तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे OH मिल रहा है. अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को लेफ्ट से नहीं काउंट करना, मेरे को राइट से काउंट करना, तो राइट से काउंट करेगा तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो 4 मिल रहे हैं. आइदर यू गो फ्रॉम राइट और यू गो फ्रॉम द लेफ्ट. तो इसका नाम हो सकता है 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो गया. अब चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया. One है. और Butane all. हाँ Butane one all. यस ब्यूटेन 1 ऑल. वेरी गुड. अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ तो मेरे को 4 नंबर पे OH मिल रहा है, तो उसका नाम वो लिखेगा ब्यूटेन 2 ऑल, सॉरी ब्यूटेन 4 ऑल. तो दोनों तो राइट नहीं है, तो ब्यूटेन 4 ऑल इज रॉन्ग बिकॉज रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट OH. नंबरिंग देना है. तो हमको 1 नंबर मिल रहा है जो कि आपने राइट से लेफ्ट में गए, तो ये वाला राइट है, ऊपर वाला रॉन्ग है. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ेंगे अभी धीरे धीरे. नोट डाउन करिए जरा. ओके डन. यस. Done, sir. चलो नाउ अब हम लोग सीधा एल्केन पे जाएंगे. अब कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये पहला एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल भी लिखता हूँ मैं. CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH3 1 2, इसको एक ही मैं यहाँ लगाता हूँ. CH3 CH2 CH3, ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं छोटे छोटे. इन दोनों का नाम लिख लेते हैं फिर हम लोग थोड़ा और इसको हाँ बोलिए. 3-methyl pentane 3 मिथाइल और दूसरे का 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन. 2,3 dimethyl hexane. Yes, is it right everyone? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड. कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल है. बहुत बढ़िया. जब आप आयुपैक नेम लिखते हो तो पहला अल्फ़ाबेट सिंगल जो है वो कैपिटल होना चाहिए और 2 नंबर के बीच में कॉमा आना चाहिए. नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन आना चाहिए या डैश लिख सकते हो आप. ये भी एक रूल है. 2 नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रहता है. चलो बहुत बढ़िया है. इस दिस दोनों सबको क्लियर है कि मैं रिपीट करूं पहला और दूसरा? छोटा छोटा एग्जांपल है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए. चलो ये आपने 10th में पढ़ाई होगा. नाउ
अब आपको यहाँ पे लंबी सी चेन मिल रही है और उस लंबी सी चेन में कितने कार्बन आ गए? सर बोल 5 कार्बन आ गए। अब जो लंबी सी चेन है उसको बॉक्स में डाल दो। चलो बॉक्स में डाल दिया आपने। अब आपको यहाँ पे जो है नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग जो है मैं लेफ्ट से करूँगा, 1 2 3 4 5। तो मेरे को 5 कार्बन की चेन मिल रही है, तो इसका मतलब ये पेंट हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन हो गया, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हैलोजन को हम लोग एज अ लुकेंट मानते हैं, एज अ ब्रांच मानते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। हैलोजन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन इज कंसीडर्ड एज लुकेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो 2 नंबर और 3 नंबर में मिल रहा है। अब बच्चा बोलेगा 3 नंबर पे क्लोरीन है, 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो लिखना किसको पहले? सो वी विल फॉलो हियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास 2 प्रीफिक्स आ चुके हैं ना। एक क्लोरो आ चुका है प्रीफिक्स, क्योंकि इसको पहले लिखना है, और एक ब्रोमो आ चुका है, तो ब्रोमो को बी से स्टार्ट होगा, क्लोरो का सी से स्टार्ट होगा। इट इज अ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 पे क्या हो गया? देयर इज अ पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, और sir. no? यस सर। Yes, sir. अगर किसी बच्चे ने उल्टा लिख दिया, उसने बोला सर मैं इधर से गया तो 1 2 3 4, तो 3 पे क्लोरीन 4 पे ब्रोमीन, तो वो नंबरिंग गलत हो जाएगी, बिकॉज हमको हमेशा लोवेस्ट नंबरिंग ही देने का कोशिश करना है। अच्छा, तो मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा दिमाग वाला लगेगा इसमें। CH3 CH Cl CH bond Br C CH3 C H3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए इसका नाम पहले सब लोग लिखिए, पहले स्ट्रक्चर नोटबुक में बनाइए सब लोग। स्ट्रक्चर नंबर 4 नोटबुक में बनाइए अपने। जो मेरे को बताएगा इसका सही जवाब तो मैं समझ जाऊंगा, 5 बैक प्रॉपरली आता है। Everyone will draw the structure in the notebook and then try to write down the name. जिसको बोलना नहीं है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा नाम बड़ा है तो टाइम लगेगा उधर लिखने में। किसी का भी हुआ? Anyone? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए सब लोग स्क्रीन पे देखिए। लास्ट टाइम किसी को बोलना है? Sir, try करो. सर मैं यस, ओके। पहले किसने बोला ट्राई करने के लिए?
अथर्वा तुमने बोला? नहीं सर, किसी और ने बोला सर था। फोर हाँ सर चलो फोर फोर इथाइल फोर फोर इथाइल फोर इथाइल फिर फाइव 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 मिथाइल 5 डाइमिथाइल हो जाएगा। हाँ डाइमिथाइल, सिक्स ब्रोमो, 7 क्लोरो ऑक्टेन। 6 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्टेन। चलो ठीक है। एनीबडी एल्स वांट टू ऐड nomenclature to this compound? यस, मस्त है ना एग्जाम्पल। अपन इजी पढ़ते हैं, एग्जाम में डिफिकल्ट आता है। और किसी को ट्राई करना है? चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, जो सबसे बड़ी चेन है उसको डब्बे में डाल दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए। यहाँ से यहाँ हो गए, यहाँ पहुँच गए, ये हो गया ऊपर का बॉक्स। क्योंकि इससे बड़ी चेन तो कोई दूसरी दिख नहीं रही है, तो इसको मैंने डाल दिया बॉक्स में। अब सेकंड पॉइंट है, नंबरिंग स्टार्ट करना है। अब देखो, बॉक्स के अंदर जो एटम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8। तो ऑक्टेन जो है इसका हो जाएगा रूट वर्ड, ऑक्ट हो जाएगा। एन सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सारे के सारे जो है वो क्या है तुम्हारे ब्रांच है, दैट इज अ लोकेंट। तो अब नंबरिंग करने की बात आती है। तो नंबरिंग अगर मैंने ऊपर से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, मतलब रेड वाला फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को देखो ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है। 4 नंबर पे मिल रहा है, 5 पे 2 ब्रांच मिल रहा है, एक 6 पे मिल रहा है और एक 7 पे मिल रहा है। ये आपका लोकेंट का पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ लोकेंट। अब कोई बच्चा बोले सर ये मेरे को कैसा है ना हायर लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से फॉलो करता हूँ, लेफ्ट से राइट जाता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, फिर ये 5 6 7 8। तो अब इसको जो येलो वाले पे लोकेंट मिल रहा है, येलो वाला जो लोकेंट है वो है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे 2 मिथाइल है तो 4,4। फिर उसको मिल जाएगा 1 2 3 4, 5 नंबर पे मिल जाएगा 1। तो ऊपर वाला जो रेड वाला है वो 4 5 5 6 7 है, और ये जो येलो वाला है वो 2 3 4 4 5 है। तो लोकेंट कौन सा राइट है, येलो वाला कि रेड वाला? येलो वाला। येलो वाला, बिकॉज वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द लोवेस्ट लोकेंट। तो जो लोकेंट है उसकी पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए। तो ऊपर वाला पहली बात तो हो गया गड़बड़। अब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आपने लिख दिया ऑक्टेन है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो देखो, प्रीफिक्स यहाँ पे कौन कौन आ रहा है? एक तो क्लोरो आ रहा है, दूसरा ब्रोमो आ रहा है, और इथाइल आ रहा है, इथाइल। और फिर 2 मिथाइल आ रहा है। ठीक है, डाइमिथाइल। तो देखो अभी अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा ये आता है? अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा? ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली पहले बी आता है ना बेटा, ब्रोमो, बी बी पहले बी आएगा ना, ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कितने लोगों को ये आया था? किसी को आया था इसका आंसर? ऐसा सर कुछ? ये भी आया था, मैंने रॉन्ग। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड। देखो यू आर गेटिंग रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बट यू आर इन द लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में ही आपसे मिस्टेक होगी, बट वंस यू हैव गॉट द कंसेप्ट तो फिर मिस्टेक नहीं होगा। चलो आप लोग नाम लिख लीजिए इसका। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, इजी है वो भी। CH3 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3
CH fluorine, and we can have here CH2CH3. चलो थोड़े से छोटा करता हूँ मैं, क्योंकि एक कंसेप्ट मैंने बताया नहीं है। CH3, चलो इसका नाम बताइए। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मैं CH2 कर देता हूँ, अब इजी हो जाएगा। चलो अब बताओ ना, इसका अभी इसका आंसर तो आना चाहिए अभी। सर हाँ बोलिए। 2 मिथाइल 3 ethyl 3 इथाइल, hexane. हाँ रूट वर्ड क्या है? 3 ethyl 2 methyl hexane. ओके, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ओके चलो 3 Correct. ethyl 2 methyl hexane. because ethyl is alphabetically coming first, so we have to write it first. So its correct name is 3 ethyl 2 methyl hexane. ये जितने भी मैंने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किए, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट अपन ने थोड़ा सा देख लिया है। फंक्शनल ग्रुप में जो है एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, ईथर्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, ये मैंने कुछ 7-8 ही लिखे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और भी बहुत सारे हैं, बट ये ज़्यादा कॉमनली यूज में आएंगे आपको। ठीक है, सो आज के लेक्चर का कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलिए। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस किया और फंक्शनल ग्रुप और उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट करते हैं वो डिस्कस किया है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट कंसेप्ट और एल्स आई विल स्टॉप हियर। और जो लोग पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको नया लगेगा, तो थोड़ा समय दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, सो फिर डाउट नहीं किसी को तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।